नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर और मैं हूं आयुष गोयल। आ गया हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड में जो है हम क्या देखेंगे कि आरबीआई जो है कैसे मनी की जो सप्लाई है उसे कंट्रोल करता है। हमारा जो है बैंकिंग वाला चैप्टर चल रहा है। बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर हमारे 2 एपिसोड पहले आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक जो है वो एपिसोड नहीं देखे तो अभी जाकर के देखिए, ताकि जो है ये वीडियो जो है आपको और क्लैरिटी से समझ आ सके। तो आज इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले हैं? आज इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आरबीआई जो है जो मनी सप्लाई होती है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे लगाता है। पिछला चैप्टर जो था मनी वाला, उसके अंदर हमने चेक किया था कि आरबीआई मेजर कैसे करता है। मेजर मतलब कि जो उस चीज को तोलना, मापना, उसे जो है काउंट करना कि मार्केट के अंदर कितना पैसा है। आरबीआई उसे मेजर कैसे करता है वो हमने बताया था आपको M1, M2, M3, M4 के थ्रू। लेकिन यहां पर बात करेंगे कि आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा जाए या पैसा कम जाए, इस चीज को कंट्रोल आरबीआई कैसे करता है। और हम देखेंगे कि वो किस मेजर और किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस चीज को कंट्रोल करता है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो देखिए, सबसे पहले बात हम कर रहे हैं कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई की, कि आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करता है। सबसे पहला मन में सवाल ये आना चाहिए कि आरबीआई को कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है। कई बार क्या होता है, कई मर्तबा जो है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है ज्यादा हो जाती है कि मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा घूम रहा है, और कई बार ऐसे होता है कि मार्केट के अंदर पैसा कम है। इसका क्या मतलब है और इसका इंप्लीकेशन क्या है, ये पहले समझते हैं। सपोज अगर मार्केट के अंदर जो है, यहां पर हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो है अगर पैसे कम हैं तो इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंप्लीकेशन है, इसका क्या मतलब है। मार्केट के अंदर पैसे कम होने का मतलब कि पीपल, जो लोग हैं, उन लोगों के पास पैसे कम हैं। अगर लोगों के पास पैसे कम होंगे तो लोग जो है खर्चा कम करेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे। और अगर जो है लोग खर्चा कम करेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर मान लीजिए लोग जो है, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है, यहाँ पर क्या हुआ इस स्थिति के अंदर कि लोग जो है मार्केट के अंदर जाने से डर रहे हैं, लोग जो है अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या आया कि लोग जब बाहर नहीं निकलेंगे, तो बाहर जब लोग निकलेंगे तो कुछ खर्चा करेंगे, लेकिन अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो खर्चा नहीं करेंगे। तो यानी मार्केट के अंदर जो खर्चा पहले हुआ करता था वो कंपैरेटिवली, क्योंकि लोगों की इनकम भी कम हो गई है, इस वजह से भी कम हो गया, और वैसे भी जो है लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया है, तो खर्चा कम हो गया। अब क्या हुआ, जब मार्केट के अंदर एक्सपेंडिचर कम हो गया, इसका क्या मतलब है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड कम हो गई है। मार्केट के अंदर डिमांड जो है गिर गई। अगर डिमांड गिर गई, मान लो किसी भी चीज की डिमांड गिर जाती है, अब सारी कमोडिटीज की डिमांड गिर गई है, तो उनसे उस सब चीजों के प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, उन सब के प्राइसेस। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है पहले 11th क्लास के अंदर कि अगर डिमांड कम हो जाती किसी चीज की तो उसके प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, और किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। तो ऐसा ही यहां पर है कि उस चीज के प्राइसेस जो है मार्केट में गिर जाएंगे, और इससे जब प्राइसेस चीजों के गिर जाएंगे तो इससे जो है मार्केट में क्या सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि प्राइसेस भले ही कम है चीजों के, लेकिन फिर भी खरीदने वाला कोई नहीं है। जब मार्केट में डिमांड कम होती है, ऐसी परिस्थिति को हम जो है रिसेशन कहते हैं। और अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई मान लो अगर जो है लेस की बजाय मोर हो जाए, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि डिमांड भी ज्यादा होगी, डिमांड भी मोर होगी, और फिर उससे अगर डिमांड ज्यादा है तो चीजों के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, और जब चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, इस पूरी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बताइए, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो यानी ये सब इंप्लीकेशन है कि मार्केट के अंदर मनी ज्यादा होने से या मनी कम होने से क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर हम क्या लिखा है यहाँ पर, द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट वेरियस मेजर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक ने बहुत सारे ऐसे जो है तिगड़म लगाए, या बहुत सारे ऐसे मतलब तरीके हैं सेंट्रल बैंक के पास, जिससे जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर। यहां पर लिखा है लार्जली दीज मेजर्स रिलेट टू द क्रेडिट मनी सप्लाई। अब यहां पर एक जो है फोकस करने वाली बात है, पहले मैंने आपको बताया कि कंट्रोल करने की जरूरत क्या है। ये इन्फ्लेशन या रिसेशन की परिस्थिति ना हो, इसीलिए आरबीआई जो है कंट्रोल कर रहा है। ना इन्फ्लेशन हो ना रिसेशन हो, मार्केट में एक इक्विलिब्रियम अचीव हो रखा हो मार्केट को, ऐसी मार्केट मिले।
तो यानी आरबीआई इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो है मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल लगाता है। और दूसरा यहां पर क्या है, यहां पर अभी जो हमने पढ़ा इसके अंदर लिखा कि ये जो कंट्रोल है मनी, जो ये जो मेजर्स हैं आरबीआई जो यूज करता है वो मेजरली किस चीज से रिलेटेड है, ये क्रेडिट सप्लाई से रिलेटेड है। ऐसा क्यों? अच्छा, क्रेडिट सप्लाई का क्या मतलब? क्रेडिट सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। क्रेडिट सप्लाई बाय कमर्शियल बैंक का क्या मतलब होता है? पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो है मनी सप्लाई के तीन जो है सप्लायर होते हैं, आरबीआई, गवर्नमेंट और जो है कमर्शियल बैंक। पिछले एपिसोड में मैंने ये भी डिटेल में बताया था कि कमर्शियल बैंक जो है कैसे मनी क्रिएट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर के देखिए, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा था कि जो कमर्शियल बैंक है वो मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं, क्रेडिट मनी जो है क्रिएट करते हैं। तो ये जो अच्छा, अब आरबीआई जो मनी खुद से सप्लाई करता है, अब आरबीआई भी खुद एक सप्लायर है, आरबीआई जो मनी सप्लाई खुद से कर रहा है उस मनी सप्लाई के ऊपर आरबीआई का पूरा कंट्रोल है, उस मनी सप्लाई के ऊपर आरबीआई का पूरा कंट्रोल है। मार्केट में कितने नए नोट जाएंगे ये आरबीआई के ऊपर है, कितनी मनी सप्लाई आरबीआई करेगा वो आरबीआई के कंट्रोल में। लेकिन जो क्रेडिट सप्लाई कमर्शियल बैंक करते हैं उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। जो चीज आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। यानी कमर्शियल बैंक की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, दो तरह के मेजर्स होते हैं हमारे पास, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं जिन्हें, और दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है? पहला क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये फॉर ओवरऑल मनी सप्लाई, पूरी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो होती है, ओवरऑल मनी सप्लाई, फोकस कहां पर रहना चाहिए, ओवरऑल मनी सप्लाई, पूरी मनी सप्लाई के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं कंट्रोल के लिए वो होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और जो स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड जो कंट्रोल लगाए जाते हैं वो हमारे होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये दोनों जो है हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, बैंक रेट। बैंक रेट का क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं बैंक रेट का क्या मतलब है। द रेट एट विच द मनी इज लेंडेड बाय द आरबीआई। आरबीआई ऐसा रेट जिस पर जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है वो रेट क्या होता है, बैंक रेट। वो रेट क्या होता है, बैंक रेट। आरबीआई ने जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा दिया वो रेट क्या कहलाएगा, बैंक रेट। ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा है कि फॉर द इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट, ये जो बैंक रेट होता है, ये जो लोन होता है जो कमर्शियल बैंक ने किससे लिया, आरबीआई से, ये अपनी इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट जो एकदम बहुत ही शॉर्ट टर्म की होती है, एक दिन की हो सकती है, कुछ घंटों की, ऐसी लोन रिक्वायरमेंट के लिए जो है आरबीआई से ये जो कमर्शियल बैंक है लोन, यहां से बैंक से जो है लोन ये लेते हैं। अच्छा, अभी जो है इसकी इंप्लीकेशन समझते हैं कि क्या इंप्लीकेशन है। मान लीजिए जो आरबीआई ने लोन जिस रेट पे, मान लो आरबीआई ने जो है 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए जो है कमर्शियल बैंक्स को, सीएम्स को दिए कमर्शियल बैंक को, अगर जो है आरबीआई इसे लेस रेट पर देता है, इसे आरबीआई जो है लेस रेट पर देता है, तो क्या ये कमर्शियल बैंक भी जो है इसे लेस रेट पर दे पाएंगे आगे लोगों को? कमर्शियल बैंक को इन लोन का करना क्या है, कमर्शियल बैंक को आगे लोगों को लोन पे देने हैं। तो यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक जो है इस पैसे को जब आगे लोगों को देंगे तो वो भी लेस रेट पे दे पाएंगे। अगर ये 5% पे आया तो कमर्शियल बैंक जो है अराउंड 6% या जो भी इनका अपना मार्जिन रख के रेट कम ही होगा। मान लो अगर जो है आरबीआई से ही जो है वो लोन जो है इन्हें अगर हाईयर रेट पर मिलता है, अगर ये ऊपर से ही हाई रेट पे आता है तो क्या आगे ये लेस रेट पे जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये आगे भी जो है हाई रेट पर ही जाएगा। अब दोनों परिस्थितियों का इंप्लीकेशन समझते हैं कि आरबीआई जो है इस रेट को कब बढ़ा देगा, आरबीआई इस बैंक रेट को कब बढ़ा देगा और आरबीआई इस रेट को कब घटा देगा, आरबीआई इस रेट को कब बढ़ा देगा और कब घटा देगा, ये जो है इंप्लीकेशन हम समझते हैं। पहली इंप्लीकेशन हम समझते हैं जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। सिचुएशन कौन सी है, महंगाई चल रही है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन चल रही है, उस इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए आरबीआई जो स्टेप लेगा वो स्टेप जो है क्या होगा, क्या वो आरबीआई जो है बैंक रेट को बढ़ाएगा, क्या आरबीआई बैंक रेट को घटाएगा, ये हम समझते हैं जरा। देखिए यहां पर हमने बात करी कि अगर जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक रेट है उस बैंक रेट को जो है क्या करेगा, उस बैंक रेट को अगर जो है आरबीआई बढ़ा देता है। आप सपोज कीजिए आरबीआई ने उस बैंक रेट को बढ़ा दिया, अगर आरबीआई ने महंगा लोन जो है बैंकों को दिया, कमर्शियल बैंक्स को अगर महंगा लोन दिया तो कमर्शियल बैंक आगे जो बोरोवर्स होंगे, जो आगे बोरोवर्स होंगे उन्हें भी जो है हाई रेट पे लोन मिलेगा, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का वो भी बढ़ जाएगा। अब जब ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इससे जो है क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ लोन क्या होती है, इंटरेस्ट।
आप लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट ही तो देना होता है, पैसे तो कुछ वही पैसे लिए और वही वापस दे दिए, एक्स्ट्रा जो आपको देना पड़ा वो तो सिर्फ इंटरेस्ट ही है। तो यानी कि ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है लोगों की वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अगर मान लो लोन जो है महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं तो क्या लोग जो है लोन लेंगे? नहीं लेंगे। उस टाइम पे लोग जो है बोरोइंग्स जो है अवॉइड करेंगे और इससे क्या होगा कि जो बोरोइंग्स है वो जो है रिड्यूस हो जाएंगी। यानी कि जब लोगों के पास कम पैसा जा रहा है तो यानी इससे जो है क्या हुआ, लोग कम लोन ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और वही सेम चीज जैसे मैंने आपको इनिशियली समझाया था कि मार्केट के अंदर पैसा अगर कम हो गया तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसे कम होंगे, लोग जो है खर्चा कम करेंगे, तो उससे मार्केट की जो डिमांड है वो नीचे आ जाएगी, और डिमांड नीचे आ जाएगी तो उससे क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, प्राइसेस जब कम हो जाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है ठीक हो जाएगी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हमने जो है प्राइसेस कम कर दिए, तो यानी कि जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन इससे जो है करेक्ट हो गई। यानी कि अगर इन्फ्लेशन ठीक करनी है तो बैंक रेट को जो है बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो है लोन महंगे हो जाए, लोग जो है बोरोइंग्स कम कर दें, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए और जो है प्राइसेस गिर जाएं और डिमांड कम हो जाए। तो आरबीआई इस तरह से जो है, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन ठीक करना है तो ये करेगा। अच्छा, दूसरा केस इसी के साथ देख लेते हैं कि अगर जो है आरबीआई जो है रिसेशन को दूर करना चाहता है, ये इन्फ्लेशन की जगह यहां रिसेशन लिख लेते हैं। आरबीआई जो है अगर रिसेशन को दूर करना चाहता है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो ये बैंक रेट है इस बैंक रेट को आरबीआई कम कर देगा। अगर बैंक रेट कम कर देगा तो मार्केट के अंदर जो है लोन का रेट गिर जाएगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, उससे बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, लोग जो है ज्यादा लोन लेने लगेंगे, फिर उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो उससे क्या होगा, मार्केट की जो डिमांड है वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस पैसे से लोग खर्चा करेंगे, और जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो जो रिसेशन की सिचुएशन है, यानी मंदी चल रही है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उससे क्या है, जो रिसेशन की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। तो ये था बैंक रेट, और आरबीआई जो है कैसे एक्ट कर रहा है दोनों परिस्थिति के अंदर, जब रिसेशन है और जब इन्फ्लेशन है, और कैसे जो है आरबीआई इस परिस्थिति को कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, अगला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, पहला हमने पढ़ा बैंक रेट, अभी आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है, ओपन मार्केट ऑपरेशन द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन द मार्केट। यानी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है सरकार की कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज मतलब एक तरह से कागज होता है और उस पर सरकार ने लिख रखा है कि मैं सरकार ये वादा करता हूं कि जो भी व्यक्ति इसे लेकर के मुझे पैसे देगा उसके पैसे मैं वापस दे दूंगा इतने समय बाद, और इतना ब्याज मैं उस व्यक्ति को दूंगा। तो ये क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है। तो आरबीआई क्या करता है, झोला लेके जो है उसमें डाल लेता है सिक्योरिटीज और चल पड़ता है बाजार के अंदर चल पड़ता है और कहता है ले लो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले लो। तो लोग जो है उससे कहते हैं कि लाओ मुझे दे दो, तो आरबीआई जो है उन्हें वो कागज पकड़ा देता है और जो है आरबीआई उनकी जेब से जो है पैसा निकाल लेता है। आरबीआई ने क्या किया, उनकी जेबों से पैसा निकाल लिया। तो यानी इसके थ्रू आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो है लोगों की जेब से पैसा जो है निकाल लिया। और जब लोगों की जेब से पैसा निकल गया, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, तो यानी कि मनी सप्लाई, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मनी सप्लाई है वो मनी सप्लाई आरबीआई ने रिड्यूस कर दी। और जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई तो मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा कम होगा तो खर्चा कम करेंगे, तो यानी खर्चा कम करेंगे तो मार्केट की डिमांड गिर जाएगी और जो प्राइसेस हैं वो जो है कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इस तरह से जो है आरबीआई इसे यूज करता है। तो जरा देखते हैं क्या लिख रखा है कि सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट। होती गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, बेचने वाला कौन है, आरबीआई। हमने कहा था कि आरबीआई की जो है गवर्नमेंट का बैंक है, एक तरह से जैसे हमारा बैंक है वैसे आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आरबीआई सोक्स द लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। मैंने जैसे कहा ना कि आरबीआई वो कागज लेके गया, लोगों को दिया, लोगे भैया लोगे ये कागज, दे दिया और जो है उसकी जेब से पैसा छीन लिया, पैसा निकाल लिया, तो यानी उसकी जेब में पैसा कम है, तो यानी वो खर्चा कम करेगा, तो यानी मार्केट में डिमांड कम और जो है प्राइसेस फिर से कम आ जाएंगे, इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, महंगाई ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आरबीआई जो है सोक कर लेता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कैश, लोगों के पास जो
कैश पैसा है उसको जो है खींच लेता है अपने पास। और अगर आरबीआई को जो है वापस से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ानी है, मान लो मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, अब आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए और डिमांड जो है बढ़ जाए और जिससे प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई लोगों के पास फिर से जाएगा कि बेच लो भाई बेच लो, जिसको देने हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच दो। तो आरबीआई जो है, एक आदमी आएगा, लो जी लो मेरी सिक्योरिटी ले लो, और जो है आरबीआई उससे ले लेगा, खींच लेगा सिक्योरिटी वापस और उसकी जेब में पैसे डाल देगा, ले ले पैसे ले, और वो जो है जाके खर्चा करेगा तो फिर से मार्केट में डिमांड आएगी, फिर से बाहर आ जाएगी और रिसेशन की जो सिचुएशन है वो जो है ठीक हो जाएगी। ये ऐसे ही ठीक करता है। तो क्या करेगा आरबीआई, जब जो है आरबीआई लोगों से खरीद लेता है ये सिक्योरिटीज, तो आरबीआई क्या कर देता है, लिक्विडिटी को रिलीज कर देता है, लोगों के पास पैसे पहुंच जाते हैं और जो है लोग क्या मार्केट में खर्चा करते हैं, उससे डिमांड ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद यहां कहा है कि ओएमओ जो है दो तरह के हैं, आउटराइट और रेपो। दो तरह के ओएमओ होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह के हैं। आउटराइट जो है, जो अभी हमने ऊपर जो बात करी ना, जिसके अंदर कोई रीपर्चेज एग्रीमेंट नहीं है। जैसे जब मैं बेचने निकला, मैं आरबीआई हूं, मैं मार्केट में झोला उठा के बेचने निकला, ले लो जी ले लो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले लो, तो जो है मैं बेचने निकला, तो मैंने जब उससे बेचा, मैंने किसी को भी जब वो सिक्योरिटी बेची, तो मैंने उससे ये वादा नहीं किया था कि भाई देख ले इसे मैं खरीद दूंगा अभी वापस भी मैं जो है इसे खरीद लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ वादा नहीं किया था। लेकिन जब मैं ऐसा वादा करता हूं कि देख भाई इस सिक्योरिटी को मैं कुछ टाइम बाद वापस खरीद लूंगा तेरे से, तुझे मेरे को बेचनी पड़ेगी और इस प्राइस पे बेचनी पड़ेगी और इतने समय बाद बेचनी पड़ेगी, तो यानी जब जो है ऐसी कंडीशन लग जाती है तो वो क्या होती है, रेपो ओएमओ बोलते हैं उसे, रेपो रेट पर जो है ओएमओज होते हैं उसे बोलते हैं रेपो ओएमओ। तो ये दो तरह के ओएमओ हो गए। अब जो सेकंड आ रहा है इसी से रिलेटेड, ये ही रेपो जो है इधर आ जाता है, रेपो रेट जिसे हम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, रेपो रेट के अंदर क्या होता है, ये वो रेट होता है जिस पर जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देता है, इसके अंदर क्या होगा, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से क्या कर लेगा, सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा। ठीक है, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा और उन सिक्योरिटीज के बदले जो है कमर्शियल बैंक को पैसे दे देगा। और जो है यहां पर एक कंडीशन होती है, यहां पर एक कंडीशन होती है, कमर्शियल बैंक्स हैव टू परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, ये आरबीआई ने जो कमर्शियल बैंक से खरीदी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वापस खरीदनी होती है। ये एग्रीमेंट होता है किस चीज का, रीपरचेज का बाय द आरबीआई। देखो सीधा सा साफ सा मतलब है, आरबीआई जो है बोलता है कमर्शियल बैंक, देख कमर्शियल बैंक मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, लेकिन क्या करना होगा कि तू जो है मुझे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दे जो तेरे पास है। ठीक है, वो बेच देगा, आरबीआई उसके बदले में उसको पैसा दे देगा, लेकिन एक एग्रीमेंट साइन होगा दोनों पार्टी के द्वारा, उसमें लिखा जाएगा कि ये जो सिक्योरिटीज अभी आरबीआई ने खरीदी है, ये जो है कमर्शियल बैंक वापस खरीद लेगा आरबीआई से। ठीक है, तो यानी कि जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई से इन सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेगा। और जो है ये नॉर्मली शॉर्ट पीरियड का लोन होता है, 7 दिन का, 14 दिन का, 28 दिन का, इतने पीरियड के लिए ये जो है लोन होता है, इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। इसके अंदर क्या हुआ कि आरबीआई ने जो है सिक्योरिटीज खरीद ली और जो कुछ टाइम बाद जो है दोबारा कमर्शियल बैंक जो इन्हें आरबीआई से खरीद लेगा। इसकी इंप्लीकेशन समझते हैं कि मान लीजिए अगर जो है रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाए, मान लो आरबीआई जो है इस पैसे पर, जो सिक्योरिटीज आरबीआई ने खरीदी, उस पैसे पर जो है आरबीआई इंटरेस्ट भी लेता है। आरबीआई जो इंटरेस्ट ले रहा है वो, अगर आरबीआई ने कहा कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा, अब अगर आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट लेगा तो यानी कि कमर्शियल बैंक को वो चीज महंगी पड़ेगी, यानी कमर्शियल बैंक के लिए भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो महंगा हो जाएगा, और जो लोग आगे कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे उनके लिए भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो गया तो बोरोइंग्स रिड्यूस हो जाएंगी, बोरोइंग रिड्यूस हो जाएंगी, उससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, मार्केट के अंदर जो है अब मनी, लोगों के पास पैसा नहीं है तो उससे जो है डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रेपो रेट जो है काम करता है। तो जैसे कि अभी जो है परिस्थिति क्या चल रही है, कोरोना वायरस की परिस्थिति चल रही है, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, तो यानी आरबीआई ने क्या किया, ये रेपो रेट जो है, ये रेपो रेट आरबीआई ने घटा दिया, आरबीआई ने ये रेपो रेट घटा दिया, आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया और आरबीआई ने कहा कि जो है लो जी मैं रेपो रेट कम कर रहा हूं, और इससे क्या होगा कि अब जो है बैंक को सस्ता लोन मिलेगा। जब बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो बैंक क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगे, जब बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो बैंक जो है आगे जो लोन देंगे वो भी सस्ता देंगे, और जब लोगों को लोन सस्ता मिलेगा तो यानी लोग जो है बोरिंग ज्यादा करेंगे, और फिर उससे जो है मार्केट के अंदर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, और जो अभी की रिक्वायरमेंट है कि मार्केट के अंदर एक्सपेंडिचर नहीं है, उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, वही जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो ये था रेपो रेट का
इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देख रहे हैं कि क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। फोर्थ नंबर का हमारा जो है क्वांटिटेटिव मेजर चल रहा है, ये क्या है रिवर्स रेपो रेट। देखो रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है, जैसे हमने पढ़ा रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है और कमर्शियल बैंक इसके बदले क्या करता है, मतलब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीद लेगा और बदले में पैसे दे देगा। तो ये सिचुएशन थी और रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, ये होता है रेपो रेट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स का क्या मतलब है, यहां पर सिचुएशन थोड़ी उल्टी है, सिचुएशन थोड़ी रिवर्स है। इसका मतलब यहां पर जो है आरबीआई पैसे नहीं दे रहा, यहां पर आरबीआई बैंक को पैसे नहीं दे रहा, यहां पर जो है बैंक आरबीआई के पास पैसे लेकर के जा रहा है और आरबीआई को बोल रहा है कि मेरे पैसे रख लो। तो ये सिचुएशन है। द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट द डिपॉजिट, आरबीआई ने पैसे एक्सेप्ट करे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। इसे हम जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और वही सेम कंडीशन होगी जो पिछले रेपो रेट में थी कि रीपर्चेज, भाई जब कुछ टाइम बाद जब ये पैसे जो है अब रिक्वायरमेंट होगी जब बैंक को, तो बैंक अपने पैसे वापस ले लेगा और आरबीआई जो है ये सिक्योरिटीज फिर से जो है खरीद लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक, यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, पैसे की रिक्वायरमेंट थी नहीं अब कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक ने कहा कि मैं क्या करता हूं, कमर्शियल बैंक ने कहा कि मैं क्या करता हूं, आरबीआई के पास जमा करा देता हूं। आरबीआई ने कहा कि एक काम कर कि जो है मैं क्या करता हूं कि मेरे पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं, इस सिक्योरिटी को तू खरीद ले। कमर्शियल बैंक को कहा कि तू खरीद ले, तू खरीदेगा तो इसके बदले में तुझे पेमेंट करनी पड़ेगी और वो पैसा तेरे पास से मेरे पास आ जाएगा और इसके ऊपर मैं तुझे ब्याज भी दूंगा। ठीक है, और जब तुझे रिक्वायरमेंट होगी, जो सिक्योरिटी मैंने तुझे दी है, सिक्योरिटी तुझे दी है और जो पैसे मेरे पास हैं वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा और सिक्योरिटीज तुझसे ले लूंगा वापस। तो इसी को रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो है क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है परचेज करता है सिक्योरिटीज विद द रीपर्चेज एग्रीमेंट। अच्छा, अब इसकी इंप्लीकेशन समझते हैं। देखो जरा इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी। इंप्लीकेशन वही होगी कि जब गवर्नमेंट जो है, जब आरबीआई जो है, आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई चाहता है कि मार्केट के अंदर जो है अगर सपोज रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई ने कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया तो इससे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई ने कम कर दिया तो इससे क्या होगा कि बैंक जो है डिस्करेज होगा। बैंक सोचेगा कि मैं आरबीआई के पास पैसे क्यों जमा कराऊं जब ये रेट कम है, तो इससे तो अच्छा मैं लोगों को लोन पे दे देता हूं। तो यानी इससे क्या होगा कि जो लोन होंगे, जो बोरोइंग्स होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, पैसे ज्यादा लेंगे लोग, क्योंकि जो है बैंक सोचेगा कि मैं लोगों को ही लोन दे देता हूं, इससे अच्छा आरबीआई को दूंगा क्योंकि रेट तो कम है। तो यानी उससे बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी तो लोग जो है पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा लोगों का, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, मार्केट की डिमांड इंक्रीज होगी, बस दैट्स इट। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आ रहा है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो परसेंटेज जो बैंक के पास होता है कैश, उसका वो परसेंट जो आरबीआई की गुल्लक में रखना होता है किसी भी कमर्शियल बैंक को, वो जो है क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो। द परसेंटेज ऑफ द कैश the bank have to keep with the RBI, this percentage is of NDTL। ये परसेंटेज जो है नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज का, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज का होता है। ये NDTL कैलकुलेट भी होता है बट आपके लेवल पे नहीं है, तो यानी कि इसका कुछ परसेंट होता है और जो है ये किसके, आरबीआई के गुल्लक में रखा जाता है। अब देखिए अगर मान लो इसके इंप्लीकेशन यहां पर समझते हैं। इंप्लीकेशन मैंने पहले भी समझाई थी कि अगर सीआरआर कम कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर आरबीआई ने सीआरआर जो है रिड्यूस कर दिया, तो इससे क्या होगा कि लोगों को मान लो जो 10% पैसे पहले रखने होते थे, अगर वो 5% कर दिया, तो यानी बैंक जो है, बैंक को पैसे अब अपने पास कम रखने हैं, यानी लोगों को ज्यादा देना है तो लोन ज्यादा देगा, और अगर लोगों को लोन ज्यादा देगा तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगी और मार्केट में जो रिसेशन होगा वो ठीक हो जाएगा। और अगर महंगाई है तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को क्या कर देगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, कि कहेगा कि तुम जो है ज्यादा पैसे मेरे पास रखवाओ, और ज्यादा पैसे मेरे पास रखवाएंगे तो उससे क्या होगा,
कि जो है लोगों के पास पैसा कम जाएगा, जो बैंक है वो कम लोन दे पाएंगे, तो मनी सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाएगी और उससे जो है मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाएगी और जो है इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आरबीआई का? एसएलआर जिसे हम कहते हैं। एसएलआर क्या होता है? एक फिक्स परसेंटेज होता है एसेट का। बैंक की जितनी भी एसेट होती हैं उसका एक फिक्स परसेंटेज कर दिया आरबीआई ने कि इतनी परसेंट जो एसेट है आपको जो है लिक्विड एसेट रखनी पड़ेगी। मान लो जो है बैंक के पास 1 लाख रुपए की एसेट है उस, और आरबीआई ने कहा 10% रखो, इसे 18% होता है ये नॉर्मली, शायद करीब 18 के ही होता है, तो ये कितने हो गए? 18,000। तो यानी 1 लाख की एसेट के अंदर 18,000 की एसेट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत बिक सके और तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके, ऐसी एसेट। ये जो लिक्विड एसेट है इसके अंदर क्या क्या आता है? कैश आता है, गोल्ड आता है और अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज आती हैं। ये सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो मतलब कि बैंक ने किसी और बैंक के पास पैसा रखवा दिया, वो सब तरह की सिक्योरिटीज। दिस रेट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई लाइकवाइज द सीआरआर। जैसे सीआरआर को आरबीआई फिक्स करता है उसी तरह से एसएलआर को भी आरबीआई फिक्स करता है। तो यहां पर जो है ये हमारे 6 के 6 जो है कौन से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है आरबीआई के खत्म होते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं कि देखो जैसे ये सीआरआर है और ये जो है क्या है अपना एसएलआर, इन दोनों को मिलाकर के आरबीआई जो है इतना परसेंटेज बैंक के पास रखवा लेता है कि बैंक को जो है लिक्विडिटी की दिक्कत ना आए, कि बैंक के पास लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, बैंक की जेब में पैसा ही नहीं, मैंने तो सब लोन पे दे दिया। तो यानी कुछ फॉर्म में तो ऐसे रखवा लेगा और कुछ जो है एसएलआर, ये दोनों को मिला करके जो है बैंक के पास जो है आरबीआई पैसा रखवा लेता है कि जिससे जो है लिक्विडिटी की दिक्कत ना आए, लिक्विडिटी क्रंच ना आए। ठीक है, तो ये थे 6 जो अभी हमने पढ़े कि अच्छा इसका इंप्लीकेशन रह गया, इसका इंप्लीकेशन देख लेते हैं। एसएलआर का इंप्लीकेशन क्या होगा? मान लो अगर जो है गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो एसएलआर है जो आपको इस एसेट के रूप में कैश रख लिक्विड एसेट में रखना होगा, ये अगर आरबीआई ने कम कर दिया तो यानी कि बैंक का जो पैसा है बैंक अपनी दूसरी एसेट्स में लगा पाएगा, बैंक जो है लोगों को पैसा दे पाएगा। तो यानी अब जब लोगों को पैसा देगा तो लोगों के पास जो है बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, फिर उससे जो है इंक्रीज होगी मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे डिमांड इंक्रीज होगी, वही सेम लॉजिक चलेगा। तो ठीक है, ये जो है 6 हमारे पॉइंट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं मनी कंट्रोल के आरबीआई के।